आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। देश की क्या सूरत हाल है हम सब जानते हैं। मध्य प्रदेश में जहां कैबिनेट बैठी थी और जिस चेयर पर अध्यक्ष मुख्यमंत्री बैठने चाहिए वहां महाकाल की तस्वीर रखी जाती है। यूपी में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। सेवन सिस्टर में क्या घट रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी नहीं आता। लेकिन जिसे हम इस देश का ताज कहते हैं, दुनिया का स्वर्ग कहते हैं, वो है कश्मीर। 370 धारा हटाई गई। ये कहा जाने लगा कि अब कश्मीर का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, शांति बहाल होगी, वहां से सेना भी कम होगी। अभी अभी इसी वर्ष 2 बार कश्मीर की एक अच्छी यात्रा करके आए हुए डॉक्टर सुरेश खैरनार जी, जो कि राष्ट्र सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष भी रहे, बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्टों के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में रहे और देश में समता स्वतंत्र बंधुता रहे, इसके लिए देश भर में घूमते हैं, लोगों से बात करते हैं और अभ्यास भी करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। जब से 370 हटाया गया उसके बाद आपकी कश्मीर की यात्राएं 2 यात्राएं हुई। बीच में कोरोना का संक्रमण था, लोग ट्रैवल नहीं कर पाए और उसी बीच में 370 हटाना और सारी चीज़ों को किया गया। क्या फर्क है 370 हटाने के पहले और 370 हटाने के बाद कश्मीर के विकास में या कश्मीरी लोगों के ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन हुआ है? सबसे पहले मैं आवाज़ इंडिया के हमारे जो भी दर्शक हैं उनको बता दूं, 5 अगस्त 2019 को 370 हटाने के नोटबंदी के जैसा ही जिसको बोलते हैं शॉक, धक्का देने वाला निर्णय वर्तमान सरकार ने लिया। सेकंड टाइम सत्ता ग्रहण करने के बाद पहली बार 2014 में 19 तक उन्होंने कुछ नहीं किया और 19 में जब वो दोबारा चुन के आए तो उनके हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने मई में शपथ ली आखिरी में और जून जुलाई से ही उन्होंने सेना को वहाँ भेजना शुरू कर दिया था। कश्मीर के दोस्तों के मुझे फ़ोन भी आ रहे थे कि कुछ एबनॉर्मल मूवमेंट्स यहाँ चल रही है, अतिरिक्त सेना बल उतर आए जा रहे हैं। तो मैंने उस समय ही कहा था कि ये वो पार्टी है जिस पार्टी का 1951 से स्थापना के समय से इनके जो अध्यक्ष थे उस समय के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनकी जम्मू की जेल में मौत हुई है 1953 में, और 1953 मेरा जन्म का साल है। तो जन्म का साल होने के कारण मुझे वो समय उनका याद है। तो 5 अगस्त 2019 को निर्णय तो लिया, तो उसके बाद मैंने सितंबर के मतलब नेक्स्ट अगले ही महीने में सितंबर के शायद 24 तारीख को मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठा था श्रीनगर की फ़्लाइट के लिए ट्रांजिट में। तो उतने में सिविल ड्रेस में 2 लोग आए और नमस्ते किया। बोले आप डॉक्टर खैरनार? मैंने कहा जी। तो आप श्रीनगर जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी। तो माफ़ कीजिएगा, हमें ऊपर से आदेश है। तो मैंने कहा आप आईबी से है? तो वो जेब में हाथ डालने लगे। तो मैंने कहा रहने दीजिए, वो शायद आई कार्ड दिखाना चाहते थे। हमें आदत है 50 साल से सामान्य जीवन में, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। तो बोले हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप श्रीनगर नहीं जा सकते। कल ही हमने राहुल गांधी को भी वापस भेजा है, तो अब आपको यहाँ से वापस कहाँ जाना है? तो मैंने कहा और कहाँ जाएंगे, घर से ही आए हैं तो घर ही जाएंगे। तो फिर उन्होंने मुझे नागपुर का बोर्डिंग पास तक ला के दिया और पूछा भी कि कुछ खाएंगे पिएंगे क्या सर आप? तो हमने कहा कि बहुत शुक्रिया आपका, मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ। तो उस हिसाब से मैं पहली बार 1 महीने के भीतर कोशिश की, नाकामयाब रहा। दिसंबर में मुझे बीकानेर में किसी कार्यक्रम में बुलाया गया। तो बुलाने वाले आयोजकों को मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे वापसी का सफ़र नागपुर के बगैर आप लोग दिल्ली से श्रीनगर का कर देंगे क्या? हाँ बोले, वो तो और सस्ता है हमको, उल्टा हमको बीकानेर से आपको नागपुर भेजने की तुलना में श्रीनगर वाला सस्ता है, तो बिल्कुल हम आपका निकाल देते हैं। तो उन्होंने श्रीनगर का टिकट निकाल के रखा था, तो वो लेकर मैं बीकानेर से बाय रोड पहुंचा दिल्ली
और ये शायद दिसंबर का आखिरी वाला ही मामला है, मतलब अगस्त अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने के भीतर। तो वहाँ फिर वही कोई दूसरे सिविल ड्रेस वाले लोग, वही उनका कि सर आप नागपुर से है, आप श्रीनगर जा रहे हैं, लेकिन जा नहीं सकते। अलाउ नहीं है। अभी अभी सीताराम येचुरी और क्या क्या नाम लिए उन्होंने। हाँ, अपोजिशन का डेलीगेशन शरद यादव जी, वगैरह भी जी, शायद जी। थे, तो इन सब लोगों को भी हमको ये करना पड़ा। तो इस ढंग से मैं कोरोना के या लॉकडाउन के पहले 2019 खत्म होने के पहले 2 बार की कोशिश में नाकामयाब रहा। फिर उसके बाद कोरोना आया और उसके बाद में फिर जो भी कुछ और हालात बने, तो अंत में मैं 1 जून 2022 को 10 जून तक और अभी फिर सितंबर के 11 तारीख से लगभग 16-17 तक, यानी 1 सप्ताह, यानी जून और सितंबर के भीतर में अभी तक 2 बार जाके आया हूँ। और दोनों बार मुझे जम्मू में भी जाने का मौका मिला और वैली में भी जाने का मौका मिला। तो दोनों जगह का मेरा जो निरीक्षण है और मेरी 48 सालों से जो डिसिप्लिन है, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त लोग हैं, कई सारे फैमिलीज़ में मेरे संबंध है, हुर्रियत से लेके अन्य राजनीतिक दलों के भी नेताओं के साथ का वास्ता है, तो कश्मीर कोई मेरे लिए बहुत नई जगह नहीं है, काफ़ी मतलब अच्छे संपर्क है। तो पत्रकार, डॉक्टर, पेशेवर, वकील, शिक्षक, किसान, मजदूर, मतलब कश्मीर की हर तरह की रहने वाली जो भी आबादी या आवाम है, उनके साथ का मेरा वास्ता है। मैं खेतों में जाता हूँ, खलिहानों में जाता हूँ, सब तरह का। और मेरे वो काम का एक डिसिप्लिन भी है, 50 साल का जो तजुर्बा है, तो उसके तहत मैं कोई इसी इंक्वायरी में जाऊँ या और किसी भी पैलेस्टाइन, इराक, ईरान या कहीं के भी अगर यात्राएं करने का मौका मिलता है, तो मैं अपने ढंग से कुछ और भी चीज़ों की खोजबीन करते रहता हूँ। तो उस हिसाब से मैंने इस बार के कश्मीर की दोनों यात्राओं में, पहली यात्रा में मैंने कोशिश की, आडवाणी जी का कभी स्टेटमेंट याद है मुझे कि कश्मीर के इतने इतने मंदिरों को नष्ट किया गया है वगैरह वगैरह। तो इंडिया टुडे ने कभी सर्वे भी किया था, लेकिन उन्होंने भी सर्वे में ऐसा कोई पाया नहीं था कि कोई मंदिर कोई मंदिर को तोड़ा गया है। क्योंकि मैं आवाज़ इंडिया के हमारे सभी साथियों को बता दूं, कश्मीर की जो भी लड़ाई है वो बिल्कुल भी धार्मिक नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं है। और धार्मिक होती तो 75 साल हो रहे कश्मीर हर तरह से पाकिस्तान का पार्ट होना चाहिए था, भौगोलिक रूप से भी, और उसकी जो जनसंख्या है, आबादी, वो 1946 में भी 92% मुस्लिम आबादी थी। और शेख अब्दुल्ला साहब जो वहाँ के मुसलमानों के अनभिषिक्त सम्राट, जिनकी इस मुलाकात में मुझे एक उपलब्धि हुई, मैं बहुत दिनों से उनकी आत्मकथा ढूंढ रहा था, तो ये मुझे वहाँ की बहुत पुरानी गुलशन नाम की दुकान है, गुलशन बुक्स, ये उन्हीं का पब्लिकेशन है। तो गुलशन पब्लिकेशंस की दुकान मुझे श्रीनगर के रेसिडेंसी रोड पे दिखी और इस बार मैं इसको खरीद के लाया हूँ। तो आतिश चिनार ये कश्मीर का राष्ट्रीय वृक्ष है। चिनार 200, 300, 400, 500 साल पुराने वृक्ष प्रिजर्व किए हुए हैं। आप गांव देहात, श्रीनगर शहर, बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, कहीं भी जाइए तो चिनार, ये इसलिए ये जो पत्ते जो है ये चिनार के पत्ते हैं, और ये वृक्ष कश्मीर का राष्ट्रीय वृक्ष का भी दर्जा प्राप्त कर चुका है। तो उन्होंने अपने आत्मकथा का भी नाम द ब्लेजिंग चिनार, मतलब जलता हुआ चिनार। तो ये 1946 में बंटवारे के समय बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना 6 हफ्ते से ऊपर कश्मीर में कैंप करके बैठे थे और उन्होंने बहुत सारी कोशिश की मुसलमान धर्म का हवाला दे देकर, लेकिन उसके बावजूद शेख अब्दुल्ला साहब का 1948 का यूएनओ का भाषण है, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम मर जाना पसंद करेंगे लेकिन पाकिस्तान में नहीं जाएंगे। तो ये है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का स्टैंड।
हालांकि बादशाह राजा महाराजा हरि सिंह साहब उस समय इनको जेल में डालकर, क्योंकि ये राजा हटाओ वाली भी मूवमेंट इनकी चल रही थी, और राजा अंदरूनी जीना के साथ में मुंह लगा हुआ था। अगर वो राजा की हैसियत इंडिपेंडेंस इधर स्विट्जरलैंड जैसा उसका स्टेटस रखेंगे तो वो पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। लेकिन कश्मीर की आवाम जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के साथ में थी, और ये जो यूएनओ का भाषण का हवाला मैं इस किताब को पढ़ने के बाद दे रहा हूँ, मुझे इसके पहले खुद को भी नहीं मालूम था, अभी मुझे ये नई बात पता चली। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाने के खिलाफ थे, इतनी बात मुझे मालूम थी, लेकिन उन्होंने यूएनओ में भी इस जबान में बात की है कि मैं मरना पसंद करूँगा या हम कश्मीरी, लेकिन हम पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनेंगे। क्योंकि मैं इसके पहले भी बोल चुका हूँ कि कश्मीर का जो इस्लाम है वो पाकिस्तान या दुनिया या भारत के नागपुर से लेके भागलपुर मालेगांव तक के इस्लाम से अलग इस्लाम है। वो पूरा सूफीज़म के प्रभाव वाला इस्लाम है, वो गंगा जमनी संस्कृति वाला इस्लाम है। आप आज भी कश्मीरी मुसलमानों में मोहम्मद पंडित, परवेज ऋषि, जफ़र भट्ट, इस ढंग के नाम आपको मिल जाएंगे। ये एक तरह से कश्मीरियत का बिल्कुल उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ। आज भी कोई भी कश्मीरी मुसलमान आराम से रामायण महाभारत के भी उदाहरण दे के बोलते रहता है। ऐसी वो मिली जुली गंगा जमनी संस्कृति आपको कश्मीर में मिलेगी। अच्छा, कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडितों के घर में भी अगर आपको खाने का मौका मिल जाए या रहने का या उनके घर में घुसने का, तो आपको उनके कालीन से लेके, उनके बैठक से लेके, उनके रिवाजों से लेके, उनके खान पान तक आपको रत्ती भर का फर्क नहीं नजर आएगा। सिर्फ तख्ती पर नाम अगर छोड़ दो तो उनके खाने के जो भी पदार्थ होते हैं, जिस ढंग से वो नॉनवेज खाते हैं, जिस ढंग की वो अन्य भी उनकी आदतें हैं, और कहवा से लेके 10 प्रकार की चाय, वहाँ नमकीन से लेके क्या क्या नहीं, ये सब कल्चर वहाँ का मिला जुला कल्चर है। ड्रेस कोड भी आप देखोगे, कोई ज़रूरी नहीं कि हर कश्मीरी इस ढंग से ही होगा, और कोई ज़रूरी नहीं कि हर पंडित आपके जैसे क्लीन शेव होगा। वो सब मिला जुला मामला है वहाँ पर, उस ढंग का है भी नहीं। शादी ब्याह में भी मुझे शामिल होने का मौका मिला, यहाँ तक कि मातम में भी शामिल होने का मौका मिला। अभी जून महीने के 3 जून को किसी की मौत हो गई थी, जिनके यहाँ मैं कभी ठहरा था, तो उनके जनाजे में जाना पड़ा। तो वो मट्टी में खोद के डालने का एक पार्ट छोड़ दो, तो बाकी तो रिचुअल रोने धोने नहलाने के वगैरह सब एक जैसे थे। और उसी घर में मैं 2016 की बुरहान वानी की हत्या के बाद शादी में शामिल था, 2-3 दिन रहा उस घर में। तो शादी के गाने बजाने, अंगूठी छुपाना, दुनिया भर के वो क्या क्या जो भी कुछ होते हैं, वो सब कुछ रिचुअल्स उनके हो रहे थे और मैं देख रहा था। तो इस हिसाब से कश्मीरियत जिसको बोला जाता है वो मैंने 48 सालों से खूब नज़दीक से देखी है। लेकिन 370 हटाने के बाद में जो आक्रोश, जो दहशत, जो गुस्सा एक मजदूर से लेके एक पढ़े लिखे कश्मीरी तक मैंने महसूस किया है। उन्हें बिल्कुल ये जो निर्णय लिया गया, क्योंकि ये निर्णय के कारण ही कश्मीर भारत का अंग बना था। ये अगर शर्त नहीं होती, ये अगर अलायंस नहीं होता, ये एग्रीमेंट नहीं होता, तो शायद कश्मीर कोई और जगह सेपरेट नेशन होता, दिखा होता। लेकिन 370 एग्रीमेंट का ये ब्लंट वायलेशन है। जो बदलना भी था तो कश्मीर की विधानसभा से इजाज़त लेनी थी, वहाँ से यूनानिमस प्रस्ताव पारित होना चाहिए था, जो कि विधानसभा 6-7-8 महीने पहले ही बर्खास्त करके रखी हुई है। और आज 3 साल से ऊपर, आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ, भारतीय संसदीय इतिहास में किसी राज्य में 3 साल से ऊपर विधानसभा सस्पेंड रहना, और सबसे पीड़ा की बात, राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया है। 75 साल के अमृत महोत्सव के मौके पर मैं बोल रहा हूँ, यूनियन टेरिटरी को राज्यों में तब्दील होते हुए मैंने देखा है, लेकिन राज्यों को यूनियन टेरिटरी में औनत, डिमोशन करने का इतिहास का ये पहला उदाहरण है।
जम्मू कश्मीर लद्दाख। लद्दाख, बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा कि आपकी यात्राओं में सारी जो तहजीब है वहाँ की, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो चाहे मुस्लिम परिवार हो, उनका सारे संस्कार एक जैसे है, उनका खान पान एक जैसा है। मगर अपार्ट फ्रॉम कश्मीर बाकी जो इंडिया है वहाँ एक बात दिलों पे डाली गई मीडिया के ज़रिए, किसी और के ज़रिए कि दाढ़ी और टोपी और कश्मीरी, यानी ये तीन लोग जब, तीन चिन्ह जब मिलते हैं, कश्मीर से होना, दाढ़ी रखना और टोपी पहनना, यानी टेररिस्ट। इसको आप कैसे मानते हैं? पहली बात तो आपको कोई भी टेररिस्ट वहाँ का इस वेश में मिलेगा ही नहीं। अगर जिनको टेररिस्ट के तौर पे, उदाहरण के लिए ताज़ा टेररिस्ट बुरहान वानी को ले लो। बुरहान वानी बिल्कुल एक चे गुवेरा की जैसे हैट पहना हुआ, जैकेट पहना हुआ, जिसका फेसबुक प्रोफाइल अगर आप याद करो या अभी भी शायद गूगल में कोई टाइप करेगा तो बुरहान वानी का जो AK-47 और ऐसा पैर पे ऐसा रख के 23-24 साल का गबरू जवान, उसका फोटो मुझे आज भी याद आ रहा है, क्योंकि उसकी हत्या के तुरंत बाद मैं 2 महीने के भीतर में कश्मीर गया हूँ 2016 के अक्टूबर उसकी हत्या में हम वही थे। हाँ, आप उस समय वही थे। तो बुरहान वानी के फोटो तो उस समय तो कश्मीर के चप्पे चप्पे पे लगे हुए देखे मैंने। बुरहान वानी चौक, बुरहान वानी रास्ता, बुरहान वानी क्या क्या सब मैंने उसका महिमा मंडन अपने आंखों से देखा हूँ, हमारे आर्मी के पीठ पीछे दीवारों के ऊपर। तो वो उसका हीरो का वहाँ का जो जलवा मैंने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के ज़माने में उनका क्या था मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उस समय मैं उतना मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन इस बच्चे का जो मैंने देखा, अब आतंकवाद के मुतल्ले आपने बोला कि वहाँ के, तो बुरहान वानी तो उस कैटेगरी में कहीं भी नहीं बैठता है। और एक बात आपको मैं बता दूँ, मेरा विश्व के आतंकवाद का अध्ययन है, ये भी किताब मुझे श्रीनगर में ही मिल गई। अच्छा। हाँ, तो वायलेंस टुडे करके, तो इसमें दुनिया के वायलेंस के अलग अलग जो बाकायदा इंग्लैंड के जो अलग अलग सेपरेट मांग करने वाले जो इलाके हैं, इंग्लैंड में भी कुर्दिश भी है और भी बहुत सारे हैं। विश्व में आतंकवाद का मसला सिर्फ भारत में नहीं, लगभग सभी जगह पे, पूरे विश्व में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो आतंकवादी अगर आतंकवादी है तो आतंकवादी के ड्रेस में बिल्कुल भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी है, वो पहचाना जाएगा। इसलिए वो जितना नॉर्मल कपड़े पहनेगा, जितना नॉर्मल परिवेश में रहेगा, उतना वो आराम से बस में, ट्रेन में कहीं भी घुल मिल जा सकता है। इसलिए आतंकवादी दाढ़ी टोपी वगैरह ये बहुत ही हम फिल्मों में देखते हैं वैसे नहीं, ये बच्चों जैसा और एक तरह का हिंदुत्ववादियों का ये बौद्धिक दिवालियापन का लक्षण है कि उन्होंने इस तरह की मिथक को फैला दिया। नरेंद्र मोदी जी को भी मेरे जैसी टोपी में, और लगभग अभी मुझे कश्मीर में कई लोगों ने चिढ़ाया भी कि आपका और नरेंद्र मोदी जी का काफ़ी साम्य है। अमित शाह जी को भी ले लीजिए, 2 ही चेहरे में उनके बता दे रहा हूँ, बाकी का नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पर्टिकुलर लोगों का ही दाढ़ी और इस ढंग की टोपी और क्या क्या पहनने का हिस्ट्री है। मैं तो ये मुझे तो कई लोग जैसे पिछली बार आपने खुद मुझे टोका था कि सर आपकी टोपी कहाँ है, क्योंकि वो पिछली टोपी मैंने धोने में डाली तो वॉशिंग मशीन में वो ये हो गई, पूरी खुल गई। अब ये दूसरी टोपी लाया हूँ अभी की यात्रा से, अभी 2 हफ्ता पहले ही मैं वहाँ जो था तो उधर से मैं लेके आ रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये जो एक समीकरण डाला गया है कि इसी ढंग का अगर किसी का वेश है तो वो ये और वो, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही शैलो थिंकिंग है। और आतंकवादी इस ढंग से कभी बिहेव नहीं करेगा, वो बहुत चतुर होते हैं, वो अपने ढंग से। उदाहरण के लिए मैंने जिस नांदेड़ की और मालेगांव, आज मालेगांव का 14 साल का दिवस भी है, 28 सितंबर 2008 को खैरलान जी की भी घटना हुई है आज ही के दिन, और उसी दिन मैं मालेगांव की घटना में बैठा था, जिसका मुझे प्राध्यापक यशवंत मनोहर जी का फ़ोन था कि सुरेश जी आप कहाँ है। मैंने कहा क्यों, तो बोले खैरलान जी में ऐसा ऐसा दलित अत्याचार का जघन्य कांड हो गया, आपके नेतृत्व में हमको इंक्वायरी के लिए जाना है। मैंने कहा आप जितने भी लोग सब चले जाइए, क्योंकि जितना देर करोगे उतना वो जो एविडेंस खत्म खत्म हो जाते हैं, तो आप जल्दी चले जाइए, हम आने के बाद दोबारा भी जाएंगे,
मैं मालेगांव में बॉम्ब ब्लास्ट की इंक्वायरी में बैठा हूँ, तो कृपया आप मेरे लिए रुकिए मत, आप जाइए। तो इसलिए ये दोनों दिन मैं भूल नहीं सकता, क्योंकि मैं उसी दिन मालेगांव में था और मालेगांव का ये बॉम्ब ब्लास्ट का आज 14वां साल का दिवस के उपलक्ष्य में, तो मैंने नांदेड़ के राजकोंडावार के घर में देखा 6 अप्रैल 2006 के ब्लास्ट में, वो आरएसएस के कमिटेड वर्कर का घर, लेकिन उसमें दर्जनों पठानी ड्रेस, नकली दाढ़ियाँ, ऐसी टोपियों का अंबार, नांदेड़ पुलिस ने जब्त किया हुआ माल का मैं आपको हवाला दे के बोल रहा हूँ, आप अभी भी वेरीफाई कर सकते हैं। और उर्दू अखबारों की बहुत बड़ी थप्पी लगी हुई। तो उल्टा अगर हिंदू आतंकवादी है तो वो जांच एजेंसियों को धोखा देने के लिए इस ढंग का भी करते हैं। मैं आपको रोकूंगा, आपने अभी शब्द प्रयोग किया हिंदू आतंकवादी, क्या वास्तव में हिंदू आतंकवादी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मालेगांव का आज का 14 साल का दिवस होने के कारण मैं साफ साफ कहूँगा, क्योंकि मैंने जब मालेगांव की इंक्वायरी की और उस समय वह राजवर्धन नाम के एसपी थे, जो अभी शायद डीआईजी बन चुके हैं, वो बिहार के हैं ओरिजिनल, महाराष्ट्र कैडर में हैं। मैंने कहा कि शायद आपके माँ बाप कभी जयप्रकाश नारायण आंदोलन के भी हिमायती रहे हैं, ऐसा सुना है, तो आपसे मेरी प्रार्थना है, आपने 100 से ऊपर जो बच्चे उठा लिए हैं, सबके सब मुसलमान हैं। आप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के कॉलेज से सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद की अकादमी से पढ़ के आए हो, तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोफेशनल ट्रेनिंग तो आपका है, मैं तो मेडिकल बैकग्राउंड का आदमी हूँ। तो आपने तो इस बारे में ऑप्शन ओपन रख के ये जो अरेस्ट आपने एक गट्ठा मुसलमानों के कर ली, आपको क्या रत्ती भर भी नहीं लगा? क्योंकि 40 से ऊपर मुसलमान ही मरे हैं। मुस्लिम शब बारात का जो दिवस होता है, जैसे पितृमोक्ष अमावस्या वैसे से दिवस, वही मैं आप ही का पोस्ट में वो उल्लेख पढ़ा मैंने जी, पितृमोक्ष अमावस्या जी, शब्द, बिल्कुल। इसलिए मुझे याद आया, आपने किसी फेसबुक पोस्ट में उल्लेख किया। तो ये शायद मुसलमानों का पितृमोक्ष अमावस्या जैसा दिवस होता है, जिसमें वो अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए रात भर कुछ भी वहाँ पर प्रार्थना या क्या क्या करते रहते। ये वो ऑकेजन है मालेगांव जैसे मुस्लिम बहुल शहर का, जहाँ 1 लाख के ऊपर मुसलमान इकट्ठा होते हर साल, जितने सालों से मुसलमान वहाँ आए होंगे तब से। तो उस क्षेत्र में एक भी हिंदू का कोई मुझे अस्तित्व नहीं दिखा, मतलब रहने का। वो क्षेत्र में कुछ ही, मतलब वो एक तरह से मालेगांव आप अगर कभी गए होंगे तो मौसम नदी नाम की नदी है, उस पर ब्रिज है, उस ब्रिज की इस तरफ का हिस्से को बोलते पाकिस्तान और इस तरफ के हिस्से को बोलते, जो आज की तारीख में शायद भारत के हर मुस्लिम और हिंदी इलाके में डिवीजन हो चुका है। ये बहुत दुखद घटना है। तो वो मालेगांव में भी है, और मालेगांव में तो 50% से ऊपर मुसलमान होने के कारण तो वहाँ पर साफ साफ मामला। तो उस क्षेत्र में मैं राजवर्धन जी को बोला, जो एसपी पद पे विराजमान थे, कि राजवर्धन जी, आपको लगा नहीं कि इसमें कोई हिंदू भी पक्ष हो सकता है? मैं तो कोई ज़्यादा उसके डीप में जाने के पहले आपको कह रहा हूँ कि इस ब्लास्ट में दूर दूर तक मुसलमान का संबंध नहीं होगा। आपने जितने भी मुसलमान उठाए उनका सबका बेगुनाही का निकलेगा मामला। और ये 99.9, मैं 1% इसलिए छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि मैंने इतनी अंदर इंक्वायरी नहीं की है, ये शायद और कोई तत्व हो सकते हैं। और उसके बाद में हेमंत करकरे जी को एटीएस का चीफ बना के उनके जिम्मे ये जांच सौंपी गई, और हेमंत करकरे जी ने जांच की शुरुआत करते करते ही जिस ढंग से वो पहुंच गए थे और उनको रोकने की कोशिश की जा रही थी, और वो बाद में मारे भी गए, वो अलग कहानी है, उस पर कभी और हम बात करेंगे। 26/11 कोई बात करेंगे आने वाले, उस दिन मैं बताऊंगा हेमंत करकरे जी और कामटे और सालस्कर और पूरा मामला। आज मैं उस पर समय जाया नहीं करूंगा। तो हेमंत करकरे जी भारत के 75 साल के इतिहास में 48 के गोडसे के महात्मा गांधी की हत्या के बाद का ये सेकंड इंसिडेंस है जिसमें दूध का दूध पानी का पानी उन्होंने निकाला। और सबसे गंभीर बात, संगीन बात, आज की संसद में भोपाल से दिग्विजय सिंह को हरा के जो मोहतरमा बैठी है, जिसका नाम प्रज्ञा सिंह है, प्रज्ञा सिंह मास्टरमाइंड है।
प्रज्ञा सिंह की मोटरसाइकिल इस बम ब्लास्ट में पुलिस के हाथ लगी है, जिसके चेसिस नंबर वगैरह सब मिटाए गए थे, लेकिन शायद कुछ और तरीका होता है ढूंढने का। तो उस ढंग से करकरे जी ने बहुत मेहनत करके, वो शायद राजदूत या कोई जावा टाइप की गाड़ी थी, तो वो कंपनी से उन्होंने बाकायदा मूल मालिक का पता लगा ही लिया, जो साध्वी प्रज्ञा सिंह निकली। और प्रज्ञा सिंह का उस समय का पूरा जो अभिनव भारत नाम की संगठना बना के हिमानी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर की पतेहू और गोपाल गोडसे की बेटी, उसकी अध्यक्षता में इन्होंने सनातन अभिनव भारत, जिसका विसर्जन विनायक दामोदर सावरकर ने अपने जीते जी कर दिया था, उसका पुनर्जीवन कर्नल पुरोहित, मेजर उपाध्याय, ये सब लोगों ने मिलकर नए से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए, जो आज़ादी के आंदोलन में भगूर के विनायक दामोदर सावरकर ने नासिक से शुरू किया था, उसका पुनर्जीवन इन लोगों ने किया था। और उसके जो डॉक्यूमेंट्स मालेगांव केस में जो जोड़े हुए आपको मिलेंगे, तो उसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि हम भारतीय संविधान को नहीं मानते, हमें भारत का एक नया संविधान बनाना है। ये केस में नथी किए हुए पेपर्स के हवाले से मैं बोल रहा हूँ। आप मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट केस टाइप कीजिए, आपको वो पूरा के पूरा केस पेपर मिल जाएंगे। बिल्कुल। और उसमें सबमिशन है, क्योंकि ये अभिनव भारत की मीटिंग्स ऑडियो वीडियो करते थे। वो जो दयानंद पांडे नाम का इनका जो एक नमूना था भोपाल का, अपने आप को शंकराचार्य भी कहता था, वो भी शायद अभी भी जेल में है। उसको एक ऑब्सेशन था कि वो ये सब बातों को ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करता था। तो वो दोनों तीनों लैपटॉप, पुरोहित के लैपटॉप तो शायद गायब है, वो मिल जाएंगे तो और भी कुछ बातें पता चलेगी। लेकिन ये मालेगांव का मामला आज का 14 साल का होने के कारण, आपने हिंदू आतंकवाद के बारे में कहा, तो अब ये सब के सब कलसुंगरा से लेके कुलकर्णी से लेके सैकड़ों नाम है, उसमें मराठी नाम है, उसमें हिंदी नाम है, उसमें दुनिया भर के नामों का जो पूरी फेहरिस्त आप देखोगे, उसमें कोई मिथुन चक्रवर्ती भी एक नाम निकलता है, उसमें बहुत कुछ है। वो एक बहुत बड़ी लंबी कहानी, वो एक अलग इंटरव्यू का विषय बन सकता है, मैं उस पर ज़्यादा जाऊँगा नहीं, क्योंकि वो मेरा खुद का दोनों बॉम्ब ब्लास्ट की इंक्वायरी का काम होने के कारण मैंने उसकी पूरी एक तरह से आप ऐसा समझिए कि एक बाल की खाल निकाल के रखी हुई है। कई लोगों का आग्रह भी है कि आपने मालेगांव ब्लास्ट के ऊपर ही एक स्वतंत्र किताब लिखनी चाहिए। तो इस कारण भारत के इतिहास में का ये पहला ऐसा मौका मिलेगा नांदेड़ का 6 अप्रैल 2006 का, जिसमें एक हिंदुत्ववादी, उनके घर पर भगवा झंडा था, नूरसिंह निवास था घर का नाम, पाटबंधारे नगर नाम का नांदेड़ का वो मकान, जो भाग्यनगर नाम के नए नए पुलिस स्टेशन का 26 जनवरी को उद्घाटन हुआ था, उस पुलिस स्टेशन से पत्थर मारने के फासले पर का ये घर, जिसके आंगन में शाखा चलती थी आरएसएस की, और उस राजकोंडावार के घर में, लक्ष्मण राजकोंडावार, और उसके घर में लिटरली बॉम्ब बनाने का कारखाना था, जिसके मैंने पठानी ड्रेस, नकली दाढ़ी, पठानी दुनिया भर के उर्दू अखबारों की ये सब रखे हुए घर का ये 6 अप्रैल 2006 का मैंने इंक्वायरी किया हुआ इंसिडेंट्स का मैं हवाला दे रहा हूँ आपको। पहला ये तो सितंबर का है और 2008 का है और 2 साल के बाद का है, लेकिन मैं तो उसके 2 साल पहले का भी नांदेड़ का मैं कह रहा हूँ, और वहाँ से मैंने क्ल्यू दिया था। फिर उसके बाद 1 जून 2006 अपने इसी नागपुर के पुराने मतलब ओरिजिनल आरएसए हेडक्वार्टर जो है महल का जो ओरिजिनल, अभी तो उन्होंने रेशम बाग में शिफ्ट किया है, लेकिन ओरिजिनल जो हेडक्वार्टर है उसके तंग गलियों में 4 फिदाइन मारने की जो एक बड़ी अजीबोगरीब कहानी सुन के मैं पढ़ के दंग हो गया। 1 जून तारीख है, मेरे स्कूल सर्टिफिकेट में मेरा जन्म 1 जून ही लिखा गया है, इस कारण वो भी दिन याद है। तो 2 जून के अखबारों में पढ़ के मैं दंग हो गया। मनोहर जी से लेके भोले साहब से लेके भाऊ से लेके सबसे मैंने बात की, मैंने कहा ये पल्ले नहीं पड़ रहा मेरे कि इतना वो महल का कंजेस्टेड एरिया, और रात के 3 बजे कोई 4 आतंकवादी जाते हैं, और वो भी कहाँ कटरा से
कटरा से एम्बेसडर कार लेकर कम से कम 1,500-2 हज़ार किलोमीटर दूर है यहाँ से कटरा। अभी अभी मैं आ रहा हूँ, हफ्ते 10 दिन पहले कटरा से ही आ रहा हूँ। तो फासला भी मैंने देखा, 1700-1800 किलोमीटर तो रेल से पड़ता है, तो रोड से तो मिनिमम 2,000। तो एक एम्बेसडर कार 30-25 साल 40 साल पुरानी, जिसका कारखाना बंद हो गया है कलकत्ता में, उस कार को एकदम नया नया ताज़ा पेंट किया हुआ, क्योंकि मैंने वो कोतवाली पुलिस स्टेशन में वो कार के भी जांच की है, उसका कवर हटा के, और कलर को भी हाथ लगा के देखा है, ताज़ा कलर लगा हुआ था। और जिस ढंग से उसको गोलियां लगी हुई थी और जिस ढंग से उसके टायर इंटैक्ट थे और सिलेक्टेड टाइप का, वो पूरा मामला मेरा रिपोर्ट मौजूद है, वो आप निकाल लीजिए वेबसाइट में से, PUCL के नाम से वो निकला है। तो इस ढंग का 1 जून का 2006 का, और उसी की कड़ी में ये 2008 का, और फिर बम्बई के भी सीरियल बॉम्ब और दुनिया भर के, हम लगातार बोल रहे थे। राजनाथ सिंह जी का मुझे बार बार स्टेटमेंट याद आता है, जब वो गृह मंत्री थे खुद, अमित शाह के पहले, उन्हीं को हटा के इस आदमी को बनाया है। उन्होंने खुद कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, आतंकवाद होता है, और मैं 100% सहमत हूँ। मैं भी ये बात चिल्ला चिल्ला के बार बार बोल रहा हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए इस आतंकवाद को आप हिंदू आतंकवाद बोलो मत बोलो, लेकिन आतंकवादी सभी मुसलमान ही होते हैं। ये जो जुमला ताली बजाने का निकला, और इसमें जो मुसलमानों को लपेटा गया, और अभी भी एक संगठन जिस पर बाद में हम बोलने भी वाले हैं, उसको टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो साइकी जांच एजेंसियों की, ये जो साइकी पुलिस की, ये जो साइकी आर्मी पैरामिलिट्री की, सिविल सोसाइटी की, जुडिशियरी की, मीडिया की, ये सब की जो हो गई ना, ये इसका परिणाम है। बिल्कुल। ये जो लगातार गोबेल्स के तंत्र में बार बार आतंकवादी सिर्फ मुसलमान, आतंकवादी सिर्फ मुसलमान, तो गोडसे को क्या कहेंगे, मालेगांव वालों को क्या कहेंगे, नांदेड़ वालों को क्या कहेंगे, उस पे हम चर्चा करने वाले हैं। तेनकासी को क्या कहेंगे, बनारस को क्या कहेंगे, अजमेर शरीफ को क्या कहेंगे, मक्का मस्जिद हैदराबाद को क्या कहेंगे, बटला हाउस को क्या कहेंगे। प्रीतम जी, इन घटनाओं की मैंने खुद जांच की है, इसलिए अधिकार वाणी से मैं बोल रहा हूँ। और शायद भारत में इतने सारे अलग अलग घटनाओं की जांच महाराष्ट्र के भी बाहर करने का मौका शायद मुझे ही मिला है। और मेरा नाम सुरेश खैरनार है। मैं राष्ट्र सेवा दल का बचपन से सैनिक हूँ, उसका ऑल इंडिया प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। मैं ऑल इंडिया सेकुलर फोरम का कन्वीनर हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन की अगर कोई गलती हो रही है या कोई पर्टिकुलर, मैं इस्लामिक इंटरनेशनल इस्लामिक आतंकवाद या पॉलिटिकल इस्लाम के ऊपर भी मेरे लेखन हैं। पॉलिटिकल इस्लाम पे मेरे दर्जनों भाषण हैं, उत्तर दक्षिण भारत के दर्जनों भाषण आप अगर टाइप करोगे तो देखने को मिल जाएंगे। तो इस विषय पर तो मैं एक आधिकारिक व्यक्ति हूँ, जिसको बुलाया भी जाता है, जो बोलता भी है, लिखता भी है और पढ़ाता भी है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे, वायलेंस पे, इन सब बातों पे मैं पढ़ाने वाला भी शख्स हूँ। तो मुझे किसी कौम का अगर आतंकवाद के प्रति मैं सचमुच चिंतित हूँ, वायलेंस के प्रति मैं सचमुच चिंतित हूँ, ये मेरा जीवन का विषय है। बिल्कुल। हाँ, तो एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन डिस्ट्रक्टिवनेस हो शायद तब से मैं पढ़ी हुई किताब है जॉर्ज हमारे बहुत एरिक फ्रॉम की, और उनका मैं बहुत बड़ा फैन भी हूँ। तो मैं इस ढंग से अध्ययन करने वाला आदमी, जांच करने वाला आदमी, तह तक जाने वाला आदमी, तो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में किसी का पक्ष लेने का या किसी को छुपाने का कोई कारण ही नहीं है। क्योंकि जिस मुस्लिम आतंकवाद का किसी समय में आज के जैसा हवा खड़ा किया गया था, उस समय मैंने आजमगढ़ से लेके दुनिया भर के जो स्पॉट इन्होंने मेंशन किए थे मीडिया में, उन सबको विजिट करने का काम करने वाले लोगों में से मैं एक हूँ। रात के 2-2 बजे मैं बटला हाउस में मारे गए लोगों के बच्चों के घरों में गया हूँ। अब इस ढंग की जांच करने वाले आपको और कितने लोग मिलेंगे जिनका नाम डायरेक्ट आतंकवाद में इन्वॉल्व था। ऐसे ऐसे लोगों से मैंने डायरेक्ट बात की। पार्लियामेंट अटैक में जो प्रोफेसर गिलानी इन्वॉल्व था, उससे मैंने 1-to-1 बात की
कि गिलानी पार्लियामेंट उड़ाने से आपको कश्मीर में क्या लाभ होने वाला था। उसने भी कहा कि बिल्कुल खैरनार साहब आप सही फरमा रहे, पार्लियामेंट को हम उड़ा भी दिया नहीं भी करते तो इसमें क्या संबंध है, मैं तो अंग्रेजी पढ़ाने वाला टीचर हूँ दिल्ली के कॉलेज का। वो हार्ट अटैक से मर भी गया बेचारा, नहीं तो वो भी अफजल गुरु की जैसा फांसी पे चढ़ने वाला था। वो तो हमारी दोस्त है बेचारी, जिसके नहीं वो नंदिता अक्सर, नंदिता, जिन्होंने बहुत जद्दोजहद करके उसको छुड़ाया, नहीं तो वो फांसी पे लटक गया होता। लेकिन तनाव में और इस ढंग की जिल्लत की ज़िंदगी जीने में और सतत उसको ये जो जगह जगह सताया गया, आतंकवादी देश भर में कहीं भी जाता था तो उस टेंशन में वो हार्ट अटैक से मर गया बेचारा, मेरे से भी छोटा था उम्र में। तो इस ढंग से आतंकवाद के बारे में हमारी जांच एजेंसियाँ और देश विश्व की भी कह रहा हूँ मैं, इंक्लूडिंग CIA, इंक्लूडिंग मोसाद, इंक्लूडिंग M4 या M14 क्या है इंग्लैंड की, सब पार्टीशन मैनेज से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन हम मुद्दे पर फिर से आएंगे कश्मीर के, कि ये कहा जाता है कि ये सारा आतंकवाद, ये सारा स्पॉन्सर्ड है, इसको पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है, इसको ISI स्पॉन्सर करता है। आपको क्या लगता है कि ये सारा जो आतंकवाद है ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, या उसका हवा किया जाता है, ये ISI स्पॉन्सर्ड है, या फिर ऐसा कोई प्रोपेगेंडा चलाया जाता है जिससे हम पॉलिटिक्स कर सके? ये इस दुलात नाम के पाकिस्तान से माइग्रेट हुए एक हिंदू की किताब, जो कम से कम 35 से 40 साल भारतीय पुलिस सेवा का सेवक था, और उसकी मैक्सिमम जिंदगी जो गई है कम से कम 25 से साल से ऊपर कश्मीर, और वो IB CBI ये 3 जांच एजेंसियों में ही काम किया है। वो नॉर्मल SP या ऐसे पदों पे नहीं रहा, और लास्ट असाइनमेंट उसका रिटायरमेंट होने के पहले के चीफ के रूप में है। ये उनकी कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स इस नाम की किताब है। अब उनकी और पाकिस्तान के ISI के चीफ की जॉइंट किताब आई है, और इसमें भी वो रिवेलेशन कर रहे हैं कि आतंकवादी की गतिविधियों में हम जांच एजेंसियों भी कैसी मिली जुली क्या क्या हरकतें करते रहते हैं, क्योंकि कश्मीर की राजनीति बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दी है। कश्मीर की राजनीति इतनी सीधे देखने से नहीं दिखेगी किसी को भी, नागपुर में बैठ के या पुणे में या मुंबई में या दिल्ली में। कश्मीर की राजनीति को 75 सालों में सभी ने, वर्तमान सरकार तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन इसके पहले की भी सरकारों ने कश्मीर की राजनीति का जो फालूदा किया है उसका कच्चा चिट्ठा इसमें खुद KS दुलात साहब, जो इंडियन पुलिस सर्विस के अफसर थे और ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी का उनका जो पोस्टिंग रहा वो कश्मीर रहा है, और वो अपनी इस किताब में कम से कम 300 पन्नों से ऊपर है ये किताब, और इस किताब में उन्होंने ISI से लेके IB से लेके हमारी खुद की एजेंसीज भी CBI, हम मिलजुल के क्या क्या ऑपरेशंस किए हैं, मिलजुल कर कैसे कैसे यहाँ से बच्चे वहाँ भेजे हैं, उन्होंने वहाँ वापस भेजे हैं, ये सब चीज़ों का रिवेलेशन इस किताब में किया हुआ है। इस किताब के ऊपर मैंने बम्बई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्रवाई करने की मांग भी की है, मुंबई मराठी पत्रकार संघ में पढ़ने के तुरंत, और उनको ये कहा भी गया जब वो उसके बाद बम्बई आए तो उनको किसी पत्रकार ने छेड़ा कि डॉक्टर सुरेश खैरनार, जिन्होंने आपकी किताब पढ़ने के बाद में आपके ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, बोलते पत्रकारों ने कहा मुझे कि खैरनार साहब, दुलात साहब से भी हमारी मुंबई मराठी पत्रकार संघ में लंबी वार्ता हुई, और उसमें दुलात साहब ने कहा कि मैं खैरनार साहब की मांग का समर्थन करता हूँ, आई वांट। जैसे हमारे दूसरे मित्र है SM मुशर्रफ, हू किल करकरे नाम की किताब की विमोचन में ही मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज से 10-15 साल पहले इस लेखक के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए करके मांग की थी दिल्ली में, क्योंकि इस लेखक ने IB से लेके CBI हमारी सब एजेंसीज के ऊपर आरोप किया है, कटघरे में लाके खड़ा ये मेरा स्टैंड रहा है। है। और उस लेखक को मैं बार बार पूछते रहता हूँ कि आपको कोई नोटिस, कोई लेटर, और उनकी मराठी, हिंदी, अंग्रेजी तीनों किताबों का विमोचन मेरे हाथ से हुआ है। और क्या कहूँ आपको, यहाँ तक
अशोक कामटे की बीवी, उनकी जो किताब है विनीता कामटे की, द लास्ट बुलेट करके, मैं रिबेरो 26/11 की पहली बरसी के समय की ही बात है, मैंने उस किताब को भी पढ़ के पूरा, क्योंकि मैं किसी भी किताब का विमोचन बगैर किताब A to Z पढ़े मैं बोलता नहीं हूँ। तो मेरी एक डिसिप्लिन है, ये जो भी कोई किताबें मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ उठा के, तो सिर्फ यहाँ दिखाने के लिए कैमरे पे लाया नहीं हूँ। मैं इन किताबों का पूरा के पूरा एक तरह से, जिसको हम चूरा करके गिटक लेना बोलते, वैसा करने वाला आदमी हूँ। यही जिंदगी भर कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ों को पढ़ के देख के, और ये आधिकारिक व्यक्ति है, दुलाल साहब सियालकोट के चीफ जस्टिस रहे हुए पिताजी के बेटे हैं, जिनको बंटवारे के समय पाकिस्तान छोड़ना पड़ा है। ये वो ऑफिसर है जो पाकिस्तान से बंटवारे के कारण निकला हुआ हिंदू है, अडवाणी जी के जैसा, बलराज माधोक के जैसा, हाँ, मलकानी के जैसा, जो भी दुनिया भर के बीजेपी में बंटवारे से आए हुए प्रतिक्रिया के स्वरूप जो काम करने वाले लोग हैं, ये उनमें से एक है। लेकिन इसकी किताब पढ़ के आपको लगेगा कि ये किस ढंग से निरपेक्ष होकर ये सब बातों को, और ये IB, CBI, रॉ जैसी एजेंसीज में काम कर चुके हैं पूरी लाइफ, और कश्मीर में 25 साल से ऊपर रहे हैं। तो कश्मीर के कितने सारे घटनाक्रमों का, ये फोटो कश्मीर का ही है जी। ये मीरवाइज है, अटल जी है, ये लोन है, ये लोन है, और ये उनके क्या बोलेंगे शिया नेता है। तो इस ढंग से कश्मीर का मामले को आपको समझने के लिए, देखने के लिए, सिर्फ कश्मीर हमारा है, कश्मीर अभिन्न अंग है। अगर अभिन्न अंग है तो कश्मीर का मेजर क्रॉप जिसको सेब बोला जाता है, आज मैं देख के आ रहा हूँ प्रीतम जी, उस पे चर्चा, श्रीनगर से लेके जम्मू तक के हाईवे के ऊपर हजारों ट्रकों की लाइन लगी हुई, जिससे वहाँ जाने में बाय रोड, आप तो हवाई जहाज से गए, मैं रोड से गया, दोनों समय, जून में भी और अभी भी, घंटे लग जाते हैं। ऐसा समझिए कि 12 घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल। आज जो कश्मीर की स्थिति है 370 के बाद, पूरे देश में तो किसान वैसे भी हालत खराब है, और कश्मीर में ज़्यादा क्रॉप होता नहीं है। सेब होते हैं, सेफ्रॉन होते हैं, अखरोट होते हैं, कुछ थोड़े बहुत बादाम होते हैं, तो बहुत लिमिटेड क्रॉप कश्मीर में होता है। और कश्मीर के भी लोग किसान है, और उन किसानों की तकलीफ, जैसे कि आप बता रहे हैं, मैं भी खुद वहाँ देख चुका हूँ, न्यूज़ चैनल पे पढ़ा हूँ कि 7-7, 8-8 दिनों से कतार में ट्रक खड़े हैं, उसमें सेब रखे हैं, वो खराब हो सकते हैं, उनको भेजना है। तो इस तरह से किसानों को भी खत्म करने का काम ये सरकार कर रही है, पूरे देश में तो कर रही है, कश्मीर में भी कर रही है। इस पे क्या कहेंगे? भारतीय किसान आंदोलन का दौर अभी अभी हमने ताज़ा देखा है। कोरोना से लेके कोरोना काल खत्म होने तक भी वो किस ढंग से दिल्ली के चारों ओर बैठे हुए थे। भारतीय किसान आंदोलन के इतिहास का इतना बड़ा आंदोलन मैंने देखा नहीं है। मैं महाराष्ट्र के शरद जोशी के आंदोलन का भी विटनेस हूँ। मैं उसके पहले कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और अन्य पार्टियों के भी किसान आंदोलनों का जगह जगह, मैं बंगाल में 15 साल रहा हूँ, वहाँ भी कम्युनिस्टों की जो किसान सभा है उसके भी मैंने किसानों के अलग अलग जलसे देखे हैं, अटेंड किए हैं, कभी बुलाया भी गया है बोलने के लिए हमको, मेधा पाटकर को। तो इसलिए, और मैं खुद किसान के घर से हूँ। सबसे मुख्य बात, मैं कोई नौकरी पेशा घर से, मिडिल क्लास से नहीं हूँ, मैं शुद्ध किसानी परिवार से हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई किसानी का जो भी कुछ इनकम आता था उसी से आने वाली मनी ऑर्डर से हुई है। इसलिए किसानी मैंने पैदा होने के समय से अपने आंखों से देखी है, और किसानी में एक एक दाना प्रकृति से घर वापस लाना कितना मुश्किल का काम होता है, ये मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, पिताजी से भी सुनते आ रहा हूँ। और कश्मीर के सेबों का मैं अभी खेतों में भी आनंद लिया खाने का। बम्पर क्रॉप आई है कश्मीर के किसान मित्रों की ही भाषा में। मैं बांदीपोरा जिले के 2-3 गाँव के खेतों में मुझे लेके गए, कार्यक्रम हुआ, और उसके बाद मुझे बाकायदा खेतों में लेके गए, लदे हुए झुक जा रहे, इतनी ज़बरदस्त। और रास्ते से भी अगर आप, हाईवे से भी अगर आप कार से जाते हैं तो आपको दोनों तरफ पूरा
फलों का जो दिखता है, बिल्कुल मन खुश हो जाता है। ऐसे समय में उस सेब को जिस ढंग से ट्रकों में पड़े पड़े आज हाईवे के ऊपर रोक के रखा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल कौड़ी मोल का दाम हो गया है। मैंने तो श्रीनगर में उनको पकड़ पकड़ के लोगों को बांटते हुए देखा। मेरे को खुद को एक पेटी दे रहे थे। मैंने कहा कि इतना बड़ा बोझा मैं कैरी नहीं कर सकता, ऑलरेडी मेरे पास में बहुत सारा लगेज है, मैं एक दो लेता हूँ लेकिन बक्सा नहीं लेके जा सकता। तो और ये पीड़ा भारत के अखिल भारतीय किसानों के साथ है। यहाँ के संतरा की बात हो, नासिक के अंगूर या टोमेटो या प्याज या जो भी सब्जियाँ या बम्पर क्रॉप आता है उसकी बात हो, गन्ने की बात हो, गन्ने के क्षेत्र में जिस क्षेत्र में जिसका उत्पादन आता है उस समय कैसे दाम नीचे लाए जाते हैं, उस समय कैसे धन्ना सेठ उनको अपने गोदामों में दम कर देते हैं, वो क्या बोलते प्रिजर्व करने वाली जगहों को कोल्ड स्टोरेज में, क्योंकि ये आम किसान की हैसियत की बात नहीं, सरकार ने कुछ नाम मात्र बना के रखे हुए हैं। बंगाल में मैंने आलूओं के रोड के दोनों तरफ ऐसे फेंके हुए ढेर के ढेर देखे आलू, जिस आलू के लिए यहाँ हम कितना ये होते हैं वो मैंने देखा है। 2016 के बर्दवान ब्लास्ट की इंक्वायरी में मैं कुमार केतकर जब हम कार से जा रहे थे तो दोनों तरफ बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में रोड के साइड में मैंने जैसे यहाँ नासिक में प्याज पड़े हुए देखे, वैसे मैंने, और वही हाल आज सेबों का मैं कश्मीर में देख के आ रहा हूँ। इस ढंग से ऐसा लगता है कि दिल्ली में जो भी कोई सरकार आती है वो भले किसानों के घर से गए हुए लोग होंगे उसमें से बहुत सारे, लेकिन वो सब के सब कॉरपोरेट सेक्टर का हित को देखने वाले लोग हैं। और भारत का 75% आबादी का आज भी बहुत बड़ा हिस्सा किसानी पे अवलंबित है। कश्मीर में मैंने दुनिया भर के मजदूरों को देखा किसानी के काम में, सेब के तोड़ाई से लेके चावल के कटाई तक, और पंजाब में देखा, हरियाणा में देखा, और देश के बिल्कुल केरल तक मैंने देखा हूँ। तो हमारी सबसे बड़ी मैन पावर तो आज भी कृषि के ऊपर आधारित है। और ये क्षेत्र इतने बड़े आंदोलनों के बाद, इतनी बड़ी मांगों के बावजूद, दुनिया भर के क्या क्या गवर्नमेंट वादे करने के बावजूद आज कश्मीर के सेब की जो हालत बना के रखी है बहुत दुखद है। और दूसरी तरफ कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, और कल ही रात को इस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, उधमपुर जो जम्मू का हिस्सा है, कश्मीर उसके बाद आता है टनल के बाद में, उधमपुर में जहाँ नॉर्दर्न कमांड का हमारा आर्मी का हेडक्वार्टर है, और उस उधमपुर में दो जो बम ब्लास्टों का कभी सूरत बड़ौदा का एक किस्सा आपने दिवाली के पटाखों के जैसा देखा होगा, उधमपुर का बॉम्ब ब्लास्ट बगैर कोई इंक्वायरी किए मैं सेबों की वर्तमान जो हालत हाईवे के ऊपर और खेतों में और कश्मीर भर में जो बना के रखी, जो आक्रोश कश्मीरी लोगों में जो चल रहा है, ये कहीं उससे ध्यान भटकाने का तो कोई शगुफा नहीं। क्योंकि इस ढंग से रात के अंधेरे में चुपचाप कुछ किसी खाली बस में इस ढंग से कुछ कर देना, उसके तफसील अभी आएंगे बाहर, जो भी कोई बात होगी वो निकलेगी। दुख की बात है निकलती नहीं है, मालेगांव की भी निकलते निकलते दबाते जा रहे उल्टा, और उसको डाइल्यूट करते जा रहे। तो इस देश में जांच एजेंसी हो, उसका रोल तो आज की तारीख में कोई ईडी हो, आईबी हो, सीबीआई हो, वो तो और भी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क की हो गई। इसलिए ये जो भी कुछ चीज़ें हो रही है, ये भारत के 75 साल के अमृत महोत्सव में विश्व महोत्सव के तौर पे तब्दील होने के हमारे आंखों से देखने की मजबूरी आ रही है। बिल्कुल। एक आखिरी मुद्दा इस चर्चा का कि जिस तरह से 370 हटाया गया, जिस तरह से सेबों की खराबी हो रही है, वहाँ के जो किसान हैं, ऐसे कहा जाता है कि वहाँ मुस्लिम ज़्यादा है, इसलिए उनका आर्थिक खच्चीकरण करने के लिए भी इस तरह से सेबों की गाड़ियाँ अड़ाई जा रही है। इन सब मामले में
कश्मीर का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ तक आएगा? क्या इसमें कश्मीर की भलाई होगी, देश की भलाई होगी, या फिर जो कश्मीरी लोगों का लगाव जुड़ता जा रहा था भारत के साथ वो खत्म हो जाएगा? क्यों नहीं खत्म होगा? क्योंकि एक तो आने का एक ही रास्ता है, यही जम्मू श्रीनगर हाईवे, नेशनल हाईवे। और उसी पर हजारों ट्रकों की कतारें खड़ी है, जिसको क्रॉस करते करते हमारा दम फूल जाता है। और वहाँ अगर आपने जिस ढंग से इन ट्रकों को रोक के रखा हुआ है या रुके हुए है, जो भी उनके कारण होंगे, वो मांग कर रहे कि विदेशों से आने वाले सेबों को रोको आप लोग। जो प्याज वाले भी मांग करते रहते हैं, गेहूं वाले भी मांग करते रहते हैं, और भी अन्य जो उत्पादन करने वाले लोगों का भी कहना है कि अगर इतना अतिरिक्त उत्पादन हमारे देश में हो रहा तो आप विदेशों से इतने महंगे दामों में आप क्यों आने दे रहे हो? आप उनको रोको। वो जायज़ मांग है, और वो हर तरह के किसानों को हर तरह के उत्पादन के समय मैंने मांग करते हुए देखा है। प्याजों के समय देखा है, गन्ने के समय देखा है, और भी दूसरे अनाजों के समय भी देखा है, गेहूँ, दाल, चावल वगैरह। तो आज की तारीख में अगर भारत के अपने एक प्रदेश में इतना बड़ा बम्पर क्रॉप आया है, तो जिस आदमी ने ज़िंदगी में कभी सपने में भी शायद सेब खाने की कल्पना नहीं की होगी, और उसके हिस्से में अगर एक सेब अगर कभी टेस्ट करने के लिए भी मिल जाता है, क्योंकि वो जब आएगा नागपुर तक तो डेफिनेटली आज की तुलना में थोड़ा और कम ही दाम में आएगा, क्योंकि इतना बड़ा क्रॉप आया हुआ है। तो वहाँ सड़ा के फेंकने के बजाय, वहाँ ख़राब हो जाने के बजाय, जो हमारे टमाटर, जो हमारे दूध और हमारे सब्जियों को हाईवे पे फेंकते हुए मैंने देखा है, वो अभी कश्मीर में लगभग उसकी शुरुआत हो चुकी है। उसको आवाज़ इंडिया के बहाने, क्योंकि मैं कश्मीर के हर तरह के लोगों के साथ दिल से जुड़ा होने के नाते वर्तमान कश्मीर के किसान की कमर तोड़ने का, ये जाने अनजाने का जो काम हो रहा है, ये 370 हटाने के बाद आप कश्मीर को सज़ा दे रहे हैं या कश्मीर के लोगों का उत्थान कर रहे हैं, ये उससे सिद्ध हो जाता है। बिल्कुल। वर्तमान सरकार की एसिड टेस्ट है, क्योंकि अभी तो डायरेक्ट सरकार का रूल है, वहाँ विधानसभा नहीं है, वहाँ सीधा सीधा गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का रूल है। वो 30-32 साल में पहली बार सिनेमाघर खुल रहे, पुलवामा जैसी जगह जाके उन्होंने वो मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन करने का फोटो आ रहे, लेकिन उनको फुर्सत नहीं मिल रही सेब को लेके भूमिका लेने की, उनको फुर्सत नहीं मिल रही फलों की मंडी के बारे में कुछ बात करने की। वो सिनेमा का महिमा मंडन कर रहे हैं। 30-32 साल के बाद में कश्मीर में आपकी प्रायोरिटी क्या है, ये उससे सिद्ध होता है। आर यू रियली सीरियस अबाउट कश्मीर? आपको 370 हटाने के बाद में सचमुच कश्मीर का विकास करना है या विनाश करना है, ये मैं सवाल हमारे दर्शकों के ऊपर छोड़ दिया। बिल्कुल, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि 370 हटाने के बाद कश्मीर का विकास करना है या विनाश करना है, जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते हैं, देश का मुकुट कहते हैं। ऐसे कश्मीर की ये हालत शिक्षा, रोजगार, हेल्थ और व्यापार, जो क्रॉप वहाँ पे निकलता है, सारा निस्तनाबूद करने की कोशिश जारी है। सुरेश खैरनार साहब, अपने आंखों देखी कश्मीर की सारी तस्वीर हमारे दर्शकों के सामने खड़ी कर दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी।